अमेरिकन पति ब्रायन हुकर ने वो भयानक अनुभव झेला जिसे उनके वकील ने डरावना बताया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले आखिरी पलों में असल में क्या हुआ था? अब वो बहामास में हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी लिनेट हुकर रहस्यमय तरीके से पानी में गिरकर बिना सुराग गायब हो गईं। अब हाल ही में सामने आए संदेश जो हुकर ने कथित तौर पर एक दोस्त को भेजे थे ताकि वो अपनी तरफ की कहानी बता सके, के बाद ये सवाल और गहरा गया है कि क्या लिनेट की गुमशुदगी सच में एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कुछ और खतरनाक था। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश मामले पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, इस मामले में कई अपडेट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, जिसे हम एक हफ्ते से बहामास से फॉलो कर रहे हैं। ब्रायन हुकर की सौतेली बेटी ने कहा कि उसकी मां और सौतेले पिता की शादी सोशल मीडिया पर जितनी परफेक्ट दिखाई गई, असल में वैसी नहीं थी। मुझे अभी ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें लगभग 10 साल पहले लिनेट और ब्रायन हुकर के बीच घरेलू हिंसा के मामले में हुई गिरफ्तारी का जिक्र है। मैं आपको बताऊंगा कि लिनेट को हथकड़ी क्यों लगाई गई थी और अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि शनिवार रात के बाद से वो लापता हैं। उस हिस्से पर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ब्रायन के वकील हमें क्या कह रहे हैं। जैसे ही हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अभी-अभी एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि ब्रायन आधिकारिक पुलिस पूछताछ देने वाले हैं, जो शुक्रवार सुबह 10:30 बजे के लिए तय किया गया था। ये इंटरव्यू है। वकील ने कहा कि वो भी रहेंगी। हम अपडेट का इंतजार करेंगे। उन्होंने रात भर हमें एक अपडेट भी भेजा कि जब उन्होंने अपने क्लाइंट से बहामास के फ्रीपोर्ट में एक पुलिस स्टेशन पर बात की, तो उनके क्लाइंट ने उन्हें क्या बताया, और वो अपनी गिरफ्तारी से पहले की पूरी कहानी बताते हैं। ये उनके वकील टेरल बटलर के अनुसार दिया गया बयान है। उन्होंने हमारे साथ साझा किया कि ब्रायन ने इसे एक भयावह घटना बताया जो इस गिरफ्तारी से ठीक पहले बुधवार रात को हुई थी। उद्धरण: ब्रायन ने अपनी गिरफ्तारी की रात घटी एक भयावह घटना का विवरण साझा किया। तेज बारिश और तेज हवाओं की स्थिति में उन्हें नाव से उनकी नाव सोलमेट पर पुलिस तलाशी के लिए ले जाया गया। खराब और खतरनाक समुद्री हालात में उन्हें हथकड़ी में रखा गया था और वे हथकड़ी लगे हाथों में कपड़ों की गठरी लिए संतुलन बनाए रखने के लिए नाव की गीली, अस्थिर फर्श पर एक ओर से दूसरी ओर खिसकने की कोशिश कर रहे थे। उनका संतुलन बिगड़ा और वे नाव से गिरे। वे ठंडे पानी में डूबे और लाइफ जैकेट ने सतह पर लाने से पहले उन्होंने काफी समुद्री पानी पी लिया। पुलिस ने उन्हें पानी से बाहर निकाला। गिरने के कारण ब्रायन के घुटने में चोट आई। वे लंगड़ाकर चल रहे हैं और उनके घुटने पर घाव है। अब बटलर ने पहले कहा था कि पुलिस ने शायद ब्रायन को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए धोखा दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रायन बुधवार को लिनेट को खोजने और बचाने के अभियान पर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बात करने के लिए बुला लिया। उनका कहना है कि ब्रायन से कहा गया कि वकील की जरूरत नहीं होगी और वो संदिग्ध नहीं हैं। पुलिस ने उनसे 3 घंटे से ज्यादा बात की। इंटरव्यू के अंत में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ब्रायन पर आरोप लगेंगे या नहीं। बटलर का कहना है कि बहामास में किसी व्यक्ति को बिना आरोप के 48 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है और ये अवधि 96 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि एक औपचारिक पुलिस पूछताछ हो जिसमें वो अपने वकील को साथ रख सके। हमें अभी पता चला है कि ऑन द केस का ये एपिसोड रिकॉर्ड करते समय वो इंटरव्यू शायद हो रहा है। अब बटलर ने यह भी कहा, उद्धरण: ब्रायन पूरी तरह से दिल टूटे और गहरे परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता और गहरी निराशा का कारण ये है कि वो अपनी पत्नी, जिनसे उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं, की तलाश जारी रखने में असमर्थ हैं। उनकी पत्नी के गायब होने का सदमा, साथ ही एक संदिग्ध के रूप में उनकी वर्तमान हिरासत ने उन्हें बेहद नाजुक स्थिति में छोड़ दिया है। मेरे लिए इस समय 2 बड़े सवाल हैं जो शायद आपके लिए भी साफ होंगे। पहला, लिनेट के साथ क्या हुआ? लेकिन फिर कोई कैसे साबित कर सकता है कि ब्रायन ने जो कहा वो सच है या फिर यहां कुछ और चल रहा है? ये ब्रायन के वो डायरेक्ट मैसेज हैं जो लिनेट के गायब होने के बाद उसने एक दोस्त को फेसबुक पर भेजे और उस दोस्त ने हमारे साथ साझा किए। तो उसने सोमवार को खबरों में हुकर्स को देखने के बाद ब्रायन से संपर्क किया और ब्रायन ने जवाब दिया, उद्धरण: हाँ भाई, मुझे डर है ऐसा ही है।
डिंगी से वापस सेलबोट की ओर लौटते समय कुछ ऊबड़ खाबड़ लहरों में हवा ने मुझे उससे दूर कर दिया और वो सेलबोट की तरफ तैर गई और हम दोनों एक दूसरे को जल्दी ही खो बैठे क्योंकि सूरज डूबने ही वाला था। मैं बहता रहा और अगले 7 घंटे तक एक चप्पू से नाव चलाने की कोशिश करता रहा जब तक कि मैं अगले द्वीप के पीछे वाले किनारे पर नहीं पहुंच गया और वहां मुझे मदद मिल गई। आखिरकार हम अब भी तलाश कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी खबर ली। खबरों में आना बहुत बड़ा बोझ है और कुछ मिनट पहले ही मुझे पहली बार किसी समाचार संगठन का फोन आया। फिर वह आगे कहते हैं, उद्धरण, हमारी फैमिली इस वक्त नर्क में है। सर्च और रेस्क्यू टीम का अभी फोन आया था और उन्होंने बताया कि आज उन्होंने कई इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वे कल बाहर जा रहे हैं, लेकिन बुधवार को तूफान आएगा। फिर मंगलवार सुबह ब्रायन ने अपने दोस्त के संदेश का जवाब दिया, उद्धरण, हमसे संपर्क करने और हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। कल मैं नाव मार्श हार्बर वापस लाया जब फायर डिपार्टमेंट ने मुझे डिंगी तक पहुंचाया। मैं कॉन्किन नामक जगह पर मूरिंग बॉल पर हूं और नाव पर ही ठहरा हुआ हूं। मेरी बहन और जीजा आज सुबह थोड़ी देर बाद कुछ दिनों के लिए हवाई जहाज से आ रहे हैं। शायद मैं भी मौसम खराब रहने तक उनके साथ 1-2 रात रुकूंगा, लेकिन फिर मेरा इरादा साइट पर वापस जाने और खोज जारी रखने का है। मुझे भविष्य में मदद की जरूरत होगी, पर अभी नहीं जानता क्या होगी। मैं बस भरोसा रखने की कोशिश कर रहा हूं। खोज और बचाव दल आज फिर निकला है, कल तेज हवाएं आने से पहले। अब ऐसा लगता है कि ब्रायन अपने दोस्त को इन संदेशों में जो कहानी बता रहा है, वो उसी से मेल खाती है जो ब्रायन ने कथित तौर पर बहामास में अधिकारियों को बताई थी कि शनिवार रात को वह और लिनेट वे अपनी डिंगी पर थे और अबाको के एक रेस्टोरेंट से निकल रहे थे और वे अपनी 8 फुट लंबी डिंगी से अपनी नाव की ओर वापस जा रहे थे। इसकी तली सख्त है, पीछे आउटबोर्ड इंजन है और 2 लोगों के लिए ज्यादा जगह नहीं। आमतौर पर किनारे बैठते हैं। ब्रायन और लिनेट की डिंगी की तस्वीरों में वे कुछ वैसे ही किनारे बैठे हैं और छोटे नाव पर बाहर जाने के लिए हालात आदर्श नहीं थे। हवा की रफ्तार 18 से 20 नॉट्स थी, जो कि 22 से 25 मील प्रति घंटा के बीच है। अब ब्रायन कहते हैं कि लिनेट इंजन चला रही थीं और चाबी उनके पास थी और जब वो कथित तौर पर नाव से गिर गईं, तो चाबी भी उनके साथ चली गई और इससे ब्रायन को ये समझना पड़ा कि अब वो कैसे वापस जमीन पर और सुरक्षित जगह पहुंचे। उन्होंने कहा कि धाराओं और हवाओं ने, जैसा कि आपने उन संदेशों में पढ़ा, लिनेट और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, जिससे उस पल में उन्हें बचाने की कोशिश करना मुश्किल हो गया। मुझे ये बात दिलचस्प लगी। उन्होंने हालांकि कहा कि वो नाव की दिशा में वापस तैर रही थीं। ये पहली बार था जब हमने यह सुना। ब्रायन ने बताया कि उन्हें मार्श हार्बर बहामास पहुंचने के लिए घंटों चप्पू चलाना पड़ा, फिर मरीना पर पहुंचकर मदद के लिए संपर्क किया। एपी ने ये नक्शा जारी किया है, जिसमें होप टाउन दिख रहा है। वहीं से उन्होंने डिंगी पर निकले थे और एल्बोकियो तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और किसी बिंदु पर तभी लिनेट कथित तौर पर नाव से गिर गईं। क्या उन्होंने उस पल के बारे में कुछ कहा, जैसे उन्होंने आपकी मां को ढूंढने के लिए क्या किया? उन्होंने कहा, वह दूर बह रही थीं, तो उन्होंने तैरने का सहारा फेंका और फिर वे तैरते हुए या चप्पू चलाते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता उन्होंने एंकर क्यों नहीं डाला और ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती, वो ये होती कि मैं उनकी ओर जाती, उनसे दूर नहीं जाती। ये हमारे इंटरव्यू का हिस्सा है, जो हमने हुकर की सौतेली बेटी कार्ली ऑल्सवर्थ से लिया था। वो 28 साल की हैं, मिशिगन में रहती हैं और काफी खुलकर बोलती रही हैं। वो कहती हैं कि उन्हें चिंता है कि उनकी मां का गायब होना कोई हादसा नहीं था, जैसा कि ब्रायन ने दावा किया है। अब ब्रायन के वकील ने कहा है कि वह इसमें किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं और वह उन आरोपों से भी इनकार कर रहे हैं जो कार्ली ने उनके और उनकी शादी के बारे में इंटरव्यू में लगाए हैं। मतलब उसने आपको कैसे बताया कि ये हुआ? उसने मुझे फ़ोन किया था, ये रविवार रात करीब 8:30 बजे की बात है, और उसने मुझे बताया, अरे तुम्हारी माँ गायब है। ये कल रात देर से हुआ था। अ, लेकिन हम जल्दी ही आने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी। और मैं बस यही सोच रही थी, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली, बस सोच रही थी, क्या? और फिर वो बोले, ओह हाँ, सॉरी,
तब तक मैं उसे ढूंढ लूंगा, जल्दी से फोन काट दिया। तो मुझे नहीं पता, ये थोड़ा अजीब था। तो लग रहा था कि वो अमेरिका लौटकर कहेगा, अरे ये अभी अभी हुआ। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो मिलते हैं, मैं सोच रही थी क्या। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। उसे ये बताने में भी बहुत समय लग गया कि वो गायब थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने नाव पर जाकर रेडियो पर दूसरी पाल नौकाओं को क्यों नहीं पुकारा। क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? वो गायब है, क्योंकि मुझे लगता है नाविक बाहर जाके उसे ढूंढते। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्ली ने कहा कि अपनी मां के साथ क्या हुआ, इस बारे में ब्रायन की कहानी पर उसे शक है और दावा किया कि हुकर्स उतने परफेक्ट कपल नहीं थे जितना सोशल मीडिया से लगता था। कार्ली ने बताया कि ये कपल महामारी के समय से नाव पर रह रहा था। उन्होंने 3 साल पहले टेक्सास में सोलमेट नाम की सेल बोट खरीदी थी और तब से वे उसी पर रह रहे हैं। वे बहामास जैसे जगहों पर यात्रा करते हैं। वे सोशल मीडिया पर कहते हैं कि उन्होंने सारी बकवास पीछे छोड़ दी है और अब अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय जी रहे हैं। लेकिन कार्ली का दावा है कि इस कपल का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है। उसका कहना है कि 2 साल पहले ब्रायन ने उसकी मां को गला घोटने और जहाज से फेंकने की धमकी दी थी, लेकिन इसका कोई केस या दस्तावेज नहीं है। और फिर से ब्रायन के वकील का कहना है कि वो ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। लेकिन हमारे पास ये पुलिस रिपोर्ट है जिसमें 2015 में मिशिगन में रहने के दौरान हुकर्स के बीच हुई घरेलू विवाद की घटना दर्ज है। केंटवुड मिशिगन की पुलिस ने लिखा है कि 1 फरवरी 2015 को सुबह 1 बजे के बाद उन्हें हुकर के घर बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि ब्रायन हुकर ने दावा किया कि उन पर लिनेट ने हमला किया था। उन्होंने उस पर कई बार चेहरे पर मारने का आरोप लगाया और पुलिस ने लिखा कि ब्रायन नशे में था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। ब्रायन ने बताया कि लिनेट नशे में थी और ऊपर एक बेडरूम में जाने की कोशिश कर रही थी, जहां उसे चिंता थी कि जैकब हुक्कर, जो शायद ब्रायन का बेटा है, वहां गलत हरकतें कर रहा था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। ब्रायन ने कहा कि वह लिनेट को शांत करने ऊपर गया और तभी लिनेट ने उसे 4 से 5 बार चेहरे पर मारा, उसने दावा किया। पुलिस ने लिखा, उद्धरण, उसे बहुत समय बाद इस तरह मारा गया था। वह रोने लगा और भावुक हो गया। उद्धरण समाप्त। लिनेट की कहानी अलग थी। पुलिस ने कहा वो बेहद नशे में थी। उसने आरोप लगाया कि ब्रायन ने उसके माथे पर मारा। उसने उस पर गला दबाने और एक बार मुक्का मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि ब्रायन की नाक पर खून और सूजन थी। पुलिस ने बताया कि लिनेट के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसे घरेलू हमले के आरोप में गिरफ्तार करके केंट काउंटी जेल भेजा गया। बाद में आरोप हटा दिए गए क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि हमला किसने शुरू किया ये साबित नहीं हो सका। अब वो मामला जाहिर तौर पर काफी समय पहले हुआ था, लगभग 1 दशक पहले, लेकिन ये आपको इस बात की झलक जरूर देता है कि शायद वो शादी कुछ जहरीले गुणों वाली रही हो। कार्ली ने बताया कि उनकी मां के लापता होने से पहले मां ने नशे की आवाज में वॉइसमेल छोड़ा था। उन्होंने हमारे साथ वो वॉइसमेल साझा किया जो उनकी मां के लापता होने के बाद, लेकिन सौतेले पिता की गिरफ्तारी से पहले उनके सौतेले पिता ने छोड़ा था। सुनिए। हेलो एनी, मुझे अभी अभी होप टाउन सर्च एंड रेस्क्यू से कॉल आया था और उन्होंने वो तैरने वाला सुरक्षा उपकरण ढूंढ ली है जो मैंने माँ के नाव से पानी में गिरने पर उन्हें फेंकी थी। तो उन्हें अभी तक माँ नहीं मिली हैं, लेकिन अब वे अपनी सारी कोशिशें इसी पर केंद्रित कर सकते हैं, एक छोटे इलाके में, और वे आज भी वहां बाहर खोजबीन कर रहे हैं। तो मैं बस आपको अपडेट देना चाहता था और आपको बताना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बाद में बात करूंगा। अलविदा। अब कार्ली ने बताया कि यूएस कोस्ट गार्ड ने आपराधिक जांच में उनसे पूछताछ की थी। ब्रायन की वकील ने पूरी मेडिकल जांच की मांग की है क्योंकि उनका दावा है कि ब्रायन पानी में गिरे थे और पुलिस ने उनके घुटने को चोट पहुंचाई थी, जिससे उन्हें लंगड़ाहट और खरोंच आई है। हमने रॉयल बहामियन पुलिस फोर्स से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ब्रायन हुकर इन आरोपों से इनकार करते हैं कि उनका अपनी पत्नी की गुमशुदगी से कोई लेना देना है और जो उनकी सौतेली बेटी ने उनके बारे में इंटरव्यू में कहा है उसे भी वो नकारते हैं। अब हमारे साथ इस मामले पर और बात करने के लिए मॉरिसियो पडीला जुड़ रहे हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। ये वाकई एक दिलचस्प मामला है। यह साफ तौर पर कई तरह के कारक काम कर रहे हैं।
मुझे पता है कि बहामास के कानून शायद उन कानूनों से थोड़े अलग हो सकते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हैं, लेकिन मैं बस यही सोचता हूं कि जैसे आप जानते हैं, साफ तौर पर हत्या का आरोप, और हम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय उस पर किसी भी चीज का आरोप नहीं लगा है, लेकिन बात यह है कि आप इसे कैसे साबित करेंगे। मुझे लगता है आप कैसे साबित करेंगे कि ये उससे ज्यादा है जो वो कह रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके शो में आना हमेशा खुशी की बात होती है। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, क्या उसने उसके नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी करवाई थी? क्या उनके बीच समस्याएं थीं? क्या झगड़ों को लेकर उनके आपसी टेक्स्ट मैसेजेस हैं? क्या उसके किसी और के साथ अफेयर का कोई ईमेल सबूत है? आप जानते हैं, ऐसे मामलों में इसी तरह वे हत्या का केस तैयार करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है जहां इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है और उसने, मान लीजिए उदाहरण के लिए, और मुझे नहीं पता यहां क्या हुआ, मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से बात कर रहा हूं, बस उसे मारने और नाव से धक्का देने का फैसला किया, तो इसे साबित करना बेहद मुश्किल होगा। अगर वो बयान नहीं देता तो पहले ही वकील कर लिया। मुझे लगता है बहामास के लोग उसे पॉलीग्राफ टेस्ट देने को कहेंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को सलाह देता हूं कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे अनुभव में यह सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भगवान का शुक्र है, मैं कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहा। आप जानते हैं कि मुझे अपनी निजी जिंदगी में ऐसी कोई त्रासदी झेलनी पड़ी हो। लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूं कि अगर मेरी अपनी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं अपनी ही राय नहीं मानूंगा और मैं पॉलीग्राफ टेस्ट देना चाहूंगा, जिससे कुछ मुद्दे साफ हो जाए। भले ही ये कहना थोड़ा अजीब लगे, आप जानते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी की मौत हो जाए तो कुछ लोग तुरंत ही अपना नाम साफ करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेते हैं। और हाँ, नाव की बात करें तो असली नाव की, वे लोग छोटी नाव पर थे, लेकिन वे एक बड़ी नाव पर रह रहे थे। उस नाव की फॉरेंसिक जांच, क्योंकि आप जानते हैं, अगर उसने उसकी हत्या की होती तो बहुत संभावना है कि उसने वो नाव पर ही किया होता। तो ल्यूमिना जांच में देखा जाए, क्या उसके शरीर या उंगलियों के जोड़ों पर निशान हैं? क्या वहां कोई लड़ाई या खरोंचे थीं? मेरा मतलब है, उस छोटी नाव को देखकर और जानकर कि वहां अनुभवी लोग थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर आप उन हालात में उस नाव पर कैसे हो सकते हैं? ये एक बड़ी बात है जिसे उसे समझाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ये उसकी थी, मुझे पता है। समुद्री भाषा में ये 18-20 नॉट्स हैं, लेकिन मेरा मतलब है हम करीब 25 मील प्रति घंटे की हवाओं की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो पक्का एक तेज झोंका है। तुम जानते हो, ये रिपोर्ट भी हुआ है। 2015 में उनका घरेलू विवाद था, लेकिन आरोप नहीं लगे थे। सौतेली बेटी ने बहुत खुले तौर पर कहा है कि ये शादी वैसी नहीं थी जैसी सोशल मीडिया पर दिखती थी, जैसे कि सब कुछ परफेक्ट हो। फिर भी सवाल वही है कि ठीक है, दोनों डिंगी पर थे, पर वो पानी में कैसे गई? क्या अतीत सच में इतना मायने रखता है? मान लो, वो लोग दुनिया के सबसे जहरीले भी हो सकते हैं। और जैसे लोगों की शादियां भी जहरीली होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्या में खत्म हो जाती हैं। जैसे इसका कितना असर पड़ता है ऐसी आपराधिक जांच में, जब परिवार के लोग कहते हैं कि उनके अच्छे पल भी थे, लेकिन बहुत बुरे पल भी थे। सही है, सुनिए, ये जांच का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन जब आप मुकदमे की बात करते हैं तो वो कुछ और होता है। लेकिन जांच में आप कुछ भी देख सकते हैं, और वे उनके इतिहास को जरूर देखेंगे। वे हर चीज की जांच करेंगे। मुद्दा ये है कि वे एक नाव में रह रहे थे, इसलिए शायद उन्हें एक दूसरे को मैसेज करने की जरूरत नहीं थी। मैं सचमुच पूरे समय तुम्हारे साथ एक बंद जगह में रह रहा हूं, जिसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बढ़ते हुए तनाव का संकेत है। जैसे अगर आपस में बन नहीं रही है और आप ऐसी नाव की तंग जगह में हैं, तो तनाव इतना बढ़ सकता है कि हिंसा हो जाए। उसे सच में ये समझाना पड़ेगा कि वे उस डिंगी पर क्यों थे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुमकिन लगती हो। आप 25 मील प्रति घंटे की हवाओं की बात कर रहे हैं। मतलब देखो, नाव सच में डूब रही हो तभी कोई उन हालात में खुद को ऐसी डिंगी में डालेगा। तो ये सच में, ये वहीं पर एक बड़ा खतरे का संकेत है। क्या वो मुसीबत में पड़ सकता है? मान लेते हैं, अभी कई कल्पनाएं हैं, लेकिन अगर वही था जो उन्हें डिंगी पर भेज रहा था, वही था जो कह रहा था हमें नाव पर लौटना है, और फिर वही जगह बन जाती है जहां कोई, आप जानते हैं, हादसा हो जाता है और वह फिर भी गिर जाती है, जैसे क्या उस पर फिर भी आरोप लग सकते हैं? मेरा मतलब है,
तर्क किया जा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षा की अनदेखी करते हैं और वे लापरवाह हैं। और आप जानते हैं, आप कोई गंभीर गलती करते हैं और उसकी जान खतरे में डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगे। मुझे नहीं पता बहामियन कानून में ऐसे ही कोई नियम है या नहीं, लेकिन अगर आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं और आप ऐसे कदम उठाते हैं जो बेहद, आप जानते हैं, लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना होते हैं, ऐसी स्थिति में आप पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप कार चला रहे हैं, ड्रैग रेसिंग कर रहे हैं और किसी की मौत हो जाती है या ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए, और ये ऐसा है कि मुझे नहीं पता मैं उस स्थिति में क्या करता। मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है। तो जो हुआ, उसे लेकर लोगों के फैसलों पर बाद में सवाल उठाना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि उन्होंने, आप जानते हैं, जो बयान जारी किया था, वो बहुत, बहुत ऐसा लगा जैसे किसी वकील ने लिखा हो। मुझे नहीं पता कि वकील ने लिखा था या नहीं, लेकिन वो बहुत, आप जानते हैं, जिस तरह से लिखा गया था वो काफी पेशेवर था। आप जानते हैं, वो ऐसा इंसान नहीं है जो कैमरे पर आकर कहे कि कृपया मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करें। मुझे लगता है सीबीएस न्यूज से कोई द्वीप पर आया था, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उनका ये पहला मीडिया अनुभव था। ऐसे हालात में आप क्लाइंट को क्या सलाह देंगे कि गिरफ्तारी से पहले, जब वो सिर्फ लापता थीं, कैसे बर्ताव करें? आप जानते हैं क्या, उस समय मैं बस यही कहता कि मैं उन्हें सलाह दूंगा कि मीडिया से जुड़ी सारी बातें उस समय वकील पर छोड़ दें, क्योंकि सच कहूं तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो कह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो जनता की न्याय की प्यास बुझा सके। लोग तो यही सोचेंगे कि इसमें कोई आपराधिक साजिश हुई है, बस। मीडिया से वो कुछ भी कह ले, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में मैं कहूंगा कि कुछ मत कहो, क्योंकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। ये बात कि वो उस डिंगी पर था, ये बात कि हम 25 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं की बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। तो जब आप खुद को कैमरे के सामने रखकर उस चीज को सही ठहराने की कोशिश करते हैं जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, तो आप खुद को नुकसान में डाल रहे हैं। तो मैं उसे सलाह दूंगा, बात भी मत करो, क्योंकि देखो, जनता की राय पहले ही तुम्हारे खिलाफ बन चुकी है। जो भी आप कहेंगे वो शायद आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जब आप उसकी कहानी सुनते हैं, वो बताता है कि हम मुश्किल हालात में थे, हवा ने उसे दूर उड़ा दिया। उस कहानी में आपके लिए सबसे अलग क्या है? कुछ लोग हमेशा अटकलें लगाते हैं, जैसे पति ने कहा पत्नी पानी में गिर गई, और फिर, आप जानते हैं, खासकर ट्रू क्राइम की दुनिया में लोग अपने आप ही आपराधिक साजिश के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इस बिंदु पर उसकी कहानी के बारे में क्या? मेरा मतलब है, जाहिर है कि यह कानून प्रवर्तन के लिए काफी था कि उन्होंने उसे हिरासत में लिया, उनके शब्दों में उसे गिरफ्तार किया। इस कहानी में ब्रायन हुकर की कौन सी बात खास लगती है? मेरा मतलब है, सबसे पहले, बिना इसके अलावा कि आप छोटी नाव पर थे ही क्यों, हाँ, आपने उसे एक तैरता हुआ उपकरण फेंका और फिर क्या हुआ? कुछ लोग कहेंगे, मैं छोटी नाव पर रहने के बजाय पत्नी के साथ पानी में तैरना पसंद करूंगा, उसके साथ ही डूब जाऊंगा। तो किसी मोड़ पर आपने उस छोटी नाव को छोड़ दिया और उसे वहीं छोड़ दिया, सही है? तो आपने उसकी ओर एक छोटी नाव यानी नाव फेंकी। आप उससे अलग हो रहे हैं, आप उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे आपने उसे वहां छोड़ा। तो सुनिए, भगवान का शुक्र है मैं कभी उस स्थिति में नहीं था, राय देना मुश्किल है, लेकिन आपने उसे वहीं छोड़ दिया, चाहे आपकी जान खतरे में थी या नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे, आप जानते हैं, मैं उसे बचाने की कोशिश में मर जाऊंगा, जो उसने किया भी। एक आपराधिक बचाव वकील के रूप में, अगर आप ऐसे मामले का सामना कर रहे हैं जहां सबूत बस परिस्थितियों के पूरे सिलसिले पर टिके हों, तो आपके सामने वही सबूत है, आप जानते हैं। और अगर यह मामला उस दिशा में जाता है जहां, आप जानते हैं, उसकी अपनी सच्चाई है, उसके अपने शब्द हैं, जो यह हैं कि यह एक दुर्घटना थी, वह गिर गई थी, उसके पास चाबी थी, आप जानते हैं, वही नाव चला रही थी, मुझे खेकर किनारे तक आना पड़ा। लेकिन आपके पास पिछली बातें हैं, और परिवार के सदस्य उस पर बुरे आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं, परिवार के सदस्य जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे, और जब वे नशे में होते थे तो हालात खराब हो जाते थे। क्या ये वही तरह का मामला है जिस पर एक आपराधिक बचाव वकील अच्छा महसूस करता है? जहां सच में इस समय उस छोटी नाव पर क्या हुआ, ये केवल ब्रायन हुकर ही जानता है। हाँ, सुनिए, ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपराधिक बचाव वकील सिर्फ छवि के कारण अच्छा महसूस करे।
सवाल है, क्या उसके पास बिंगी की चाबियां थी? क्या वो यही कह रहा है, डिंगी की चाबी? हाँ। तो लेकिन डिंगी को चलाने के लिए उसकी चाबी तो चाहिए होगी, है ना? तो आप किस समय इस छोटी सी नाव पर थे? क्योंकि वो तो एक माइक्रो बोट है ना? जैसे कि वो एक बहुत छोटी डिंगी है। तो आप इस बहुत छोटी नाव पर थे, किस समय चाबियां उसकी जेब में थी और नाव में नहीं थी? मेरी समझ के हिसाब से नाव भी कार जैसी होती है, मतलब चाबी तो इग्निशन में होनी चाहिए। तो चाबी उसके पास कैसे आई जब वो नाव से गिरा? और मुझे पता है कि उसके नाव से गिरने और उसके, मेरा मतलब है, चप्पू चला के किनारे तक पहुंचने के बीच काफी समय का अंतर था। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चाबियां नाव में नहीं थी और उसके पास कैसे थी जब वो पानी में गिरी। ये बड़ी बात है जिसे उस कानून प्रवर्तन अधिकारियों और मुझे समझाना होगा। ये मेरा एक मुख्य सवाल है। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही विचार था। शायद ये जेट स्की के किल स्विच जैसा है, जो आपसे जुड़ा होता है। गिरने पर इंजन बंद हो जाता है, लेकिन डिंगी पर ये अजीब लगता है। मुझे नहीं पता इग्निशन से उसे खींचने में कितनी ताकत लगेगी, लेकिन इसमें कई सवाल हैं। पुलिस ने उससे 3.5 घंटे तक पूछताछ की और आज भी दे रहा है। देखना है कि आरोप लगते हैं या नहीं। मॉरिसियो पडीला, आपराधिक रक्षा वकील। आपको लॉ एंड क्राइम पर देखकर अच्छा लगता है। ये दिलचस्प मामला है। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। हम पीकॉक पर भी हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।